उस कोर्ट वाले इंसिडेंट के बाद 2 दिन ऐसे ही बीत गए। उस हादसे में जिहान की वही मौत हो गई थी और क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था और उसे डिफेंस में मारा गया तो वो केस वहीं बंद कर दिया गया। लक्ष्मी जी और लखन को तो जैसे स्वर्ग मिल गया हो अपनी बेटी को इंसाफ मिलता देख, और उन्होंने अदनान के पैर पकड़ लिए, पर उसने अपने फर्ज का कहकर उसे शांत करा दिया और साथ में उनके बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। वही मिर्जा की जैसे जिंदगी ही पलट गई थी। भाई की भी मौत हो गई और उसका पॉलिटिकल कैरियर भी खराब हो गया है और इसी के साथ उसके अंदर अदनान से बदला लेने की आग जल गई थी। अब उसे किसी भी कीमत पर अदनान की जिंदगी बर्बाद करनी थी। रात का वक्त, अदनान किसी केस के कारण आज घर लेट आया। जब वो आया तब 11 बज रहे थे, इसलिए वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया और उसे मदीहा वहां नहीं मिली। वो जरा परेशान होकर बाथरूम और बाकी जगह देखता है पर वो वहां भी नहीं थी। पर जब वो बालकनी में गया तो उसकी नजर नीचे गार्डन में स्टेयर्स के पास बैठी मदीहा पर जाती है, जो आज कोई किताब नहीं पढ़ रही थी, बस खामोशी से बैठी थी। ये देखकर वो खुद भी नीचे चला जाता है। इधर मदीहा एक पतली सी शॉल ओढ़े बैठी सामने पेड़ों को देख रही थी। तभी कोई इसके बगल में बैठते हुए कहता है, क्या बात है, आज मेरा छोटा पैकेट इतना शांत क्यों है? व्हाट हैपेंड? वेट, कहीं कोई नया कांड तो नहीं किया तुमने? मदीहा अपने बगल में देखती है तो ये अदनान था। वो चिढ़ते हुए कहती है, आपको क्यों पड़ी है? आप तो बस अपने काम में बिजी रहो, मेरी कहाँ फिक्र है। अदनान उसकी बात सुनकर इस बार जरा सीरियस होकर कहता है, आज तो कह दिया है, आइंदा ऐसा कभी न कहना। मेरी जिंदगी में तुम सबसे ज्यादा कीमती हो, मेरी जिंदगी और मेरी सांसों से भी ज्यादा, समझी? हाउ टेल मी व्हाट हैपेंड? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, कल रिजल्ट आने वाला है। अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे और अम्मी अब्बू को मेरे सारे कांड के बारे में पता चल जाएगा। मदीहा की बात सुनकर अदनान को याद आता है कि उसने तो कॉलेज से निकाल देने वाली बात झूठ बोली थी। वो बस उस वक्त उसके साथ जरा टाइम स्पेंड करना चाहता था तो यही बहाना मार दिया था। अदनान सीरियस होकर बोला, पर तुमने इतने अच्छे से पढ़ाई करी है, सारे क्वेश्चंस तुमने सही करे थे, तो जाहिर मार्क्स अच्छे आएंगे, फिर क्यों घबरा रही हो? मदीहा अपने दुपट्टे को उंगली में लपेटते हुए बोली, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। इतनी टेंशन तो मुझे तब भी नहीं होती थी जब मैं एग्जाम में कुछ नहीं करके आती थी। वो तो तुम्हें फेल होने की आदत हो गई थी ना। अदनान की बात सुनकर मदीहा हल्का सा उसकी बाजू पर मारते हुए कहती है, आप ना बहुत बुरे हैं, वैसे मोहब्बत की कस्में खाते हैं और हकीकत में मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। ये नहीं कभी मेरी तारीफ कर दे, बस मुझ पे खामियां निकालना आता है आपको, चंगेज खान कहीं के। अदनान मुस्कुराते हुए बोला, तारीफ तो मैं तुम्हारी कर दूं, पर एक मसला है। मदीहा नासमझी में बोली, कौन सा मसला? अदनान उसे छेड़ते हुए बोला, अब तारीफ करने के लिए बंदे में कोई काबिलियत तो हो, तुम में कोई काबिलियत है ही नहीं, क्या करूं मैं? मेरा कसूर कहाँ है? मदीहा उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखती है, फिर उससे थोड़ा दूर खिसकते हुए बैठकर नाराजगी से मुंह फेरते हुए कहती है, तो मैं नहीं मरी जा रही थी आपसे शादी करने के लिए, आप ही थे वो जो बड़े स्टाइल में घर वालों को कहकर आए थे, अगर शादी करूंगा तो मदीहा से करूंगा। तब क्यों नहीं दिखी मेरी खामियां? कर देते किसी परफेक्शनिस्ट से शादी, कभी तो है नहीं आपको लड़कियों की। उसकी बात सुनकर अदनान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या करे, अब वो उसका दिन पूरा ही नहीं होता था जब तक वो उसे छेड़ न ले। अदनान की जिसे लव लैंग्वेज ही उसे रोस्ट और टीज करना था। जब तक वो उससे लड़ न लेता या उससे आड़े टेढ़े मुंह न बनते देख ले, उसे सुकून नहीं मिलता। कुछ देर तक जब वो कुछ नहीं कहती और ना ही उसकी तरफ मुंह करके देखती है तो अदनान कहता है, नाराज हूँ? मदीहा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मुझ जैसी कनीज की कहाँ औकात जो आप जैसे से नाराज हो जाऊं। अच्छा, तो फिर बात क्यों नहीं कर रही? क्यों, ले आइए ना किसी परफेक्शनिस्ट को और उसकी आवाज में गजलें सुनिएगा। मेरी फिजूल की बातें कहाँ पसंद आई है आपको? मदीहा की बात सुनकर अदनान मुस्कुराते हुए बोला, ले तो आता, पर क्या करूं, ये दिल तो तुम पर ही अटका रहता है, इसे तो सिर्फ तुम पसंद हो, कोई और पसंद ही नहीं आता। मदीहा एकटक उसे देखे जा रही थी और उसे खुद को ऐसे निहारते देख वो पूछता है, क्या हुआ, क्या देख रही हो? देख रही हूँ आप तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती, मतलब मुझे आपका समझ नहीं आता। बेइज्जती भी इतनी अदब से करते हैं कि सामने वाला फ्लैट हो जाए। और कौन सी खामियां हैं मुझमें, जरा बताइए, आज मैं भी तो सुनूं। तुम बस एक ही बात पे अटक जाना, मैं जो इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो तो नहीं दिखती तुम्हें? अदनान की बात सुनकर वो जैसे झेप गई थी, फिर बात बदलते हुए बोली, कितनी बातें करते हैं आप, कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है आपके मुंह पर टेप लगा दूं। अच्छा, जहन तो तुम्हारी हरकतें देखकर मेरा भी चाहता है तुम्हें चलते हुए पंखे से लटका दूं, पर अफसोस नहीं कर सकता, दिल के हाथों मजबूर हूँ।
अदनान की बात सुनकर वो जरा झेपते हुए कहती है, मैं खाना लगाती हूँ, आप थक गए होंगे ना, तब तक आप फ्रेश होकर आ जाइए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और अदनान उसे जाता हुआ देखकर खुद से कहता है, इसकी मोहब्बत ने तो पागल वैसे ही कर दिया है, जो बचा कुचा रह गया वो उसकी हरकतें कर देंगी। ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। इधर सहीर जी और सिफा जी के कमरे में सिफा जी कपड़े सही कर रही थी, तभी उनकी नजर सहीर जी पर जाती है, जो काफी देर से कुछ परेशान लग रहे थे। ये देखकर वो पूछती है, क्या हुआ, बड़े खोए हुए लग रहे हैं, कोई मसला है? सहीर जी एक गहरी सांस लेकर बोले, वो दरअसल कल नाजिला आ रही है रूहान के साथ कुछ दिनों के लिए। उनकी बात सुनकर सिफा जी हैरानी से पूछती है, क्या, और आप अब बता रही हैं? मुझे खुद थोड़ी देर पहले इत्तला देनी है। सही जी की बात सुनकर सिफा परेशान होते हुए वहीं बेड पर बैठकर बोली, या अल्लाह, अब क्या नया तमाशा खड़ा होगा? आप जानते हैं नाजिला बाजी मदीहा का निकाह रूहान से कराने के पीछे पड़ी थी। वो तो हम सब और नाजिया और जमाल अभी तक टाल रहे थे, पर देखना, मैं बता रही हूँ वो अभी भी ऐसी ही कोई बात आकर करेंगी। आप मना क्यों नहीं कर देते उन्हें? हमने अभी अदनान और मदीहा के रिश्ते के बारे में खानदान में से किसी को नहीं बताया है। कैसी बातें कर रही हो तुम, बहन हो मेरी। चाचा चाची के इंतकाल के बाद वो कितना कम आती है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। खैर, सबसे पहले तो मुझे कल बाकी सबसे और अदनान से बात करनी होगी। तुम जानती हो मदीहा को लेकर कितना पॉजिटिव है वो। इस हाल में रूहान का ना कोई बड़ा तमाशा खड़ा ना हो जाए। सही जी की बातें सुनकर सिफा जी भी हामी भरती है, पर पता नहीं क्यों उन्हें लग रहा था कि तमाशा तो होगा। अगली सुबह अदनान की आंख खुली तो उसे अपनी बाहों में एक नाजुक सा अक्स दिखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी बीवी पूरे हक के साथ उसके सीने से लगी गहरी नींद में सो रही थी। उसने एक नजर घड़ी को देखा तो अभी सुबह के 7 बज रहे थे, पर क्योंकि ये सर्दियों का दिन था, वो भी शुरू के जनवरी के महीनों का, तो सूरज निकलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि बाहर अभी भी काफी कोहरा था। वो एकटक अपनी बाहों में लिपटी उस मलिका को देख रहा था, जिसके बिना तो अब उसकी सांसें तक नहीं चलती। कुछ देर तक उसे निहारने के बाद वो हल्का सा उसका माथा चूमकर उससे दूर हुआ और उसे वापस अच्छे से सुलाकर खुद वहां से निकल गया। वो पहले फ्रेश हुआ और फिर नीचे आया तो सब बड़े अभी भी वही थे और जरा परेशान लग रहे थे। उसे आते देख सही जी कहते हैं, अदनान, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, यहाँ आओ, बैठो, जरा हमें कुछ बात करनी है। उनके कहने पर वो वहीं सोफे पर बैठ गया और नाजिया जी ने उसे चाय निकाल कर दी। सही जी कुछ सोचने के बाद कहते हैं, वो आज नाजिला रूहान के साथ आ रही है कुछ दिनों के लिए। अदनान जो भी चाय का पहला घूंट पीने ही वाला था, उनके मुंह से रूहान का नाम सुनकर उसके हाथ वहीं रुक गए और उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। यकीनन उसे ये पसंद नहीं आया था। उसके चेहरे पर नागवारी थी और ये बात सबने नोटिस की, और उसने कुछ नहीं कहा। तो सही जी आगे कहते हैं, देखो अदनान, तुम समझदार हो और तुम्हें पता है कि अभी हमने खानदान में किसी को भी तुम्हारे और मदीहा की शादी के बारे में नहीं बताया है, इसलिए जितने दिन वो लोग यहाँ रहेंगे इतने दिन मदीहा तुमसे दूर रहेगी और वो सोफिया के कमरे में शिफ्ट होगी। उनकी बात सुनकर अदनान ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव आए। वो चुपचाप अपनी चाय पी रहा था। हाँ बेटा, वैसे भी बस कुछ दिनों की बात है। जब तक वो यहाँ है तब तक हमें इस बात को छिपा कर रखना है, क्योंकि तुम्हें पता है इनकी आदत। अगर उन्हें पता चल गया तो इस अचानक हुई शादी का गलत मतलब निकाल कर वो पूरे खानदान में रुसवाई करवाएंगी। तो जब तक मदीहा का ग्रेजुएशन नहीं हो जाता तब तक किसी को ना पता चले, यही सही है, और फिर बाद में तो हम वलीमा करेंगे ही। जमाल जी बोले। ऐसे ही बारी बारी सब ने उसे समझाया, पर उसने किसी को जवाब देना तो दूर, किसी को नजरें उठाकर देखा तक नहीं। और उसकी इस खामोशी पर सही जी चिढ़ते हुए कहते हैं, कुछ कहोगी भी तुम, या बस हम ही तुम्हें समझाते रहे? अदनान अपना खाली चाय का कप ग्लास टेबल पर रखते हुए कहता है, मुझे आप लोगों का कोई फैसला मंजूर नहीं है। वो मेरी बीवी है तो मेरे साथ ही रहेगी। कौन क्या सोचता है क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, और ना ही मैं किसी को जवाब दे हूँ। उसके जवाब पर सही जी इस बात जरा सख्त लहजे में कहते हैं, हमें पता है कि वो तुम्हारी बीवी है, पर हम सिर्फ चाहते हैं कि 2-3 दिन के लिए नाटक करना है। मसला क्या है? अदनान अपनी गहरी आवाज में बोला, मसला क्या है ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, मेरी बीवी पर अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो मैं भूल जाऊंगा कि वो कौन है और किसका क्या लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग उन्हें अपने तरीके से समझा दें। इतना कहकर वो उठने लगता है कि सही जी गुस्से में कहते हैं, अदनान, ये क्या तरीका है? रूहान उसे सिर्फ पसंद करता है और अभी उसे पता नहीं है कि मदीहा की शादी हो गई है। जब पता चल जाएगा तो उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी। तब तक के लिए थोड़ा सब्र तो कर लो। वैसे भी तुम्हारी ही है और रूहान भी कोई ऐरा गहरा नहीं है, तुम्हारा कजिन है। पहली बात कि मुझे मंजूर नहीं कि वो किसी के ख्वाबों में भी आए, तो उसकी ख्वाहिश रखना बहुत दूर की बात है। और ये बात आप अपने तरीके से रूहान को समझा दीजिए।
वरना मैं समझाने पर आया तो आपको शायद तरीका पसंद ना आए। और दूसरी बात, मैं किसी चीज का सब्र नहीं कर सकता। मुझे जितना सब्र करना था मैंने कर लिया। इतना कहकर अदनान बिना किसी की बात सुने वहां से चला जाता है। हद है, इस लड़के को अपनी मनमानी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। सही जी बोले, अब तो बस यही अच्छा होगा कि रूहान मदीहा से दूर रहे और अदनान से भी। वैसे भी अदनान से बचपन से चिढ़ाता आ रहा है, कोई नया तमाशा ना हो। सिपा के बोलने पर जमाल जी बोले, तमाशा तो होगा भाभी, नाजला इस बार भी जरूर मदीहा का हाथ मांगेगी और हम तो सोच रहे हैं उन्हें सीधा सीधा सच ही बता दें। नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो नाजिला की आदत। अगर उसे पता चल गया कि हमने मदीहा का निकाह इतनी जल्दी अदनान से करा दिया और वो भी बिना किसी को बताए, तो वो जरूर चार बातें लगाकर पूरे खानदान में उल्टी सीधी बातें फैलाएगी। और इस तरह से उसे बता भी नहीं सकते जब तक कि पार्टी में सब कुछ अनाउंस न कर दे। तो अभी वो आ रही है, जैसा चले चलने दो। रुखसार जी की बातें सुनकर सभी हामी भरते हैं। इधर अदनान कमरे में वापस आता है तो मदीहा अभी भी सो रही थी। अब तक 8 बज चुके थे। वो उसके बगल में लेटकर उसे कुछ पल देखता है, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर चूमने लगता है। ये उसकी बचपन से आदत थी, ऐसा करके जैसे उसे अपना हक जताता था। वह उसके ठंडे होठ महसूस करके मदीहा बड़ी मुश्किल से आंख खोलती है और अलसाई आवाज में कहती है, क्या कर रहे हैं? गुदगुदी हो रही है, सोने दीजिए ना। अदनान उसके ऊपर हल्का सा झुककर कहता है, तुम मेरी हो और ये याद रखना, किसी और ने अगर तुम पर नजर डाली तो नजरें नोच लूंगा मैं उसकी। अभी तक हक नहीं था पर अब है मेरे पास, समझी? उसकी इस धमकी पर मदीहा की नींद जैसे गायब हो गई। उसे सुबह सुबह उसके मुंह से ऐसे किसी बात की उम्मीद नहीं थी और ऊपर से अदनान उससे इस तरह कभी बात नहीं करता था। वो अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अदनान उसके ऊपर से उठते हुए कहता है, तुम नहा लो, आज रिजल्ट है ना, मैं चलूंगा साथ। सो बी क्विक एंड गेट रेडी, तब तक मुझे कुछ काम है। मैं बस ये कहकर वो वहां से चला जाता है और मदीहा को तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर उसे आज अदनान बदला बदला सा जरूर लगा। अदनान की कार यूनिवर्सिटी के बाहर आकर रुकती है। वो पहले खुद उतरता है, फिर पहले मदीहा के लिए दरवाजा खोलता है और फिर सोफिया के लिए, और वो दोनों अंदर रिजल्ट देखने चली जाती हैं और वो वहीं कार से टेक लगाए खड़ा हो जाता है। ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट जिन्हें उसने अपनी कोहनी तक फोल्ड कर रखा था, हल्के बिखरे बाल, आंखों पर काला चश्मा और पैरों में व्हाइट स्नीकर्स। सादा से कपड़ों में भी वो इतना हसीन लग रहा था कि उसने सबका ध्यान अपने ऊपर कर लिया। क्या कमाल की शख्सियत थी उसकी। आती जाती लड़की क्या, आंटियां, अंकल, लड़के, बच्चे सब उसे ही देख रहे थे, पर वो बिना किसी को देखे अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। इधर मदीहा और सोफिया अंदर आए तो नोटिस बोर्ड पर ही रिजल्ट शीट लगी थी। यास्मीन को कुछ काम था तो वो पहले ही रिजल्ट चेक करके घर जा चुकी थी और बहुत अच्छे नंबर भी आए थे उसके। नोटिस बोर्ड के पास ही मदीहा के कदम रुक गए तो सोफिया उसे खींचते हुए कहती है, क्या हुआ, चलो भी, तुम जाकर देख आओ ना मेरा रिजल्ट, मुझे डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, इस दफा तो तुमने इम्तिहान के लिए कितनी मेहनत की थी, मुझे पता है तुम पास हो गई होगी। सोफिया के कहने पर मदीहा मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज ना, देख आओ तुम मेरा भी रिजल्ट। उसके कहने पर सोफिया हार मानकर खुद रिजल्ट देखने चली जाती है और मदीहा बेचैनी से उसका इंतजार करने लगती है। पर जब कुछ देर बाद सोफिया वापस आती है तो उसके चेहरे पर काफी हैरानी थी। क्या हुआ, कहीं फेल तो नहीं हो गई मैं? मुझे यूनिवर्सिटी से तो नहीं निकालेंगे ना? सोफिया हैरानी से कहती है, तुमने टॉप किया है बेवकूफ लड़की, पूरे 92 सीजेपी बनी है तुम्हारी। मुझसे 2% और यास्मीन से 4% ज्यादा परसेंटेज है तुम्हारी। मदीहा चौंकते हुए बोली, क्या सच्ची? सोफिया खुशी से उसे गले लगाते हुए बोली, मुच्ची, चलो भाई को बताते हैं, बहुत खुश होंगे वो। इतना कहकर वो उससे दूर होती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगती है। वो लोग बाहर कार के पास पहुंचते हैं तो जानी पहचानी प्रेजेंस महसूस करके अदनान सिर उठाकर देखता है तो मदीहा और सोफिया उसे ही देख रहे थे। और मदीहा के कुछ कहने से पहले ही सोफिया कहती है, भाई आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार मदीहा ना सिर्फ पास हुई है बल्कि 92% आए हैं इसके, मुझसे 2% ज्यादा। उसकी बात सुनकर अदनान, जो एकटक मदीहा को ही देख रहा था, आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा होता है और आहिस्ता से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कपकेक, देखा, कहा था ना तुम कर लोगी। उसके इतने प्यार भरे स्पर्श पर मदीहा की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और सोफिया, जो उन दोनों को देख रही थी, कहती है, वाओ डू क्यूट। उसकी आवाज सुनकर मदीहा जरा झेप जाती है, पर अदनान अभी भी चिल था। अब भाई वो तो था ही बेशर्म, मदीहा की लैंग्वेज में। चलो अब वापस जाना है। अदनान के कहने पर वो दोनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और उनकी कार निकल जाती है घर की तरफ।
कुछ देर में उनकी कार घर के बाहर आकर रुकती है तो मदीहा और सोफिया उतरकर अंदर जाने लगते हैं। अदनान भी उनके पीछे ही था, पर उसका एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो वो खुद बाहर रुककर बात करने का कहकर उन दोनों को अंदर जाने का इशारा करता है और वो चली भी जाती हैं। करीब 20 मिनट बाद अदनान भी जब अंदर आता है तो उसके कदम एंट्रेंस पर ही रुक जाते हैं जब उसकी नजर हॉल में बैठे दो लोगों पर जाती है और उसका चेहरा गुस्से में बिल्कुल सख्त हो जाता है। अंदर सोफे पर एक औरत बैठी हुई थी, उम्र करीब 40 साल। नाजिला जी सही जी के चाचा की बेटी, और उन्हीं के बगल में मदीहा बैठी हुई थी और वो उससे मुस्कुराते हुए कुछ बात कर रही थी। और जो बात अदनान को खटकी थी वो ये थी कि मदीहा के बगल में बैठा था रूहान। दरअसल नाजिला जी ने मदीहा को उनके और रूहान के बगल में बिठाया था। रूहान नाजिला जी का इकलौता बेटा है, उम्र 22 से 23 साल होगी। दिखने में वो बड़ा क्यूट टाइप का लड़का था, बचपन से ही मदीहा को पसंद करता था और नाजिला जी भी चाहती थी कि मदीहा का निकाह रूहान से हो जाए ताकि उनकी पकड़ सिद्दीकी हवेली पर कुछ मजबूत हो। नाजिला जी मदीहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, माशाअल्लाह पिछली बार से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह लगती हो। मेरा बस चले तो तुम्हें अभी अपने साथ घर ले जाऊं, वो भी रिश्ता जोड़कर, पूरे हक के साथ। उनकी बात सुनकर रूहान हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नजरें फेर लेता है, पर मदीहा को उनकी कोई बात समझ नहीं आती। हाँ, बाकी सब उनका इशारा बखूबी समझ गए थे और अदनान तो दरवाजे पर खड़ा था। उसे तो उनकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया था कि अभी मदीहा को लेकर चला जाए यहाँ से, पर वो किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करके उन लोगों की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं उसे देखकर नाजिला जी खुश होते हुए कहती है, अरे अदनान कैसे हो बेटा। अदनान का मन तो नहीं था उनसे बात करने का, पर फिर भी वो किसी तरह अपनी तहजीब को याद करके बस उन्हें सलाम करके चुपचाप सही जी के बगल में बैठ जाता है। पर उसकी नजरें अभी भी एकटक जानलेवा तरीके से रूहान को ही घूर रही थी, जो काफी देर से बस मदीहा को देखे जा रहा था। नाजिला जी मदीहा से बोली, बेटा रूहान को जरा घर दिखा दो। उनकी बात सुनकर मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही अदनान अपनी सख्त आवाज में कहता है, रूहान ने घर पहले भी बहुत बार देखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, 1000 दफा आया है वो यहाँ पर। उसकी बात सुनकर नाजिला जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी बेटा, यहाँ बोर हो रहे होंगे बच्चे। अदनान समझ गया था कि वो मदीहा को यहाँ एक मिनट भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए खड़े होते हुए उससे कहता है, और तुम कॉफी बनाकर मेरे कमरे में लाओ, फास्ट। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे देखती है। आज वो कुछ पहले वाला अदनान लग रहा था, पर उसे भी यहाँ बैठने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी उठकर जाने वाली होती है कि रूहान उसका हाथ पकड़कर अदनान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, भाई कॉफी कोई और बना देगा ना, वो अभी अभी आई है, हम सब बातें कर रहे हैं। रूहान का ध्यान ये बोलते हुए अदनान पर नहीं था, पर अदनान जरूर अपनी जलती हुई आंखों से उसके हाथ को देख रहा था, जिससे उसने मदीहा की कलाई पकड़ी हुई थी और बाकी घर वाले मन ही मन रूहान की अनजाने में की गई इस बेवकूफी पर उसे कोस रहे थे। सही जी अदनान के गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, कहाँ हम सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। कहीं अदनान को गुस्सा ना आ जाए, फिर ना जाने ये लड़का क्या करेगा। अदनान गुस्से में आगे आकर मदीहा का हाथ पकड़कर उसे तेजी से अपनी तरफ खींचता है, जिससे रूहान की पकड़ अपने आप ही मदीहा की कलाई से छूट जाती है और फिर मदीहा के नाजुक अक्स को अपने पीछे छिपाते हुए ठंडी आवाज में रूहान से कहता है, मुझे सिर्फ उसके हाथ की कॉफी पसंद है, इसलिए वो ही बनाएगी और बाकी काम भी वो ही करती है। वो ये कहकर जैसे रूहान को बता रहा हो कि वो उसकी है, पर अफसोस रूहान शायद अभी ये समझ नहीं पाया था। नाजिला जी हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अरे पर बेटा कल को जब ये किसी दूसरे के घर चली जाएगी तब क्या करोगे, तुम ससुराल से बुला कर लाओगे इसे कॉफी बनाने के लिए। अदनान उन्हें देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इसे कल के बारे में नहीं सोचता जो कभी आने वाला नहीं है। उसकी बात नाजिला जी को समझ तो नहीं आती, पर वो कुछ ज्यादा सोचती उससे पहले ही नाजिया जी बात बदलते हुए मदीहा से कहती है, बेटा जाओ तुम अदनान के लिए कॉफी बना दो, उससे काम होगा ना। मदीहा भी उनकी बात सुनकर वहां से चली जाती है और अदनान भी रूहान को एक नजर घूर कर वहां से चला जाता है अपनी स्टडी की तरफ। घर वाले भी इतना तो समझ गए थे जितना हो सके अदनान को रूहान से दूर ही रखना बेहतर है। कुछ देर बाद मदीहा कॉफी लेकर अदनान की स्टडी में जाती है तो वो खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था और उसकी पीठ मदीहा की तरफ थी। मदीहा भी कॉफी कप को वही टेबल पर रखकर उसे आवाज लगाने वाली होती है कि उससे पहले ही वो पलट कर उसकी तरफ देखता है और लंबे लंबे कदम लेते हुए उसके पास आकर उसकी कलाई पकड़कर वही स्टडी रूम से अटैच्ड बाथरूम की तरफ ले जाता है और वो भी नासमझी से उसके पीछे खींची चली जाती है। अदनान उसे बाथरूम में लाकर वॉश बेसिन के पास खड़ा करके नल चालू कर देता है और उसके सीधे हाथ की कलाई धोने लगता है। ये वही हाथ था जो रूहान ने थोड़ी देर पहले पकड़ा था। वो बस उसका हाथ धोए जा रहा था, पर इस बीच उसने मदीहा को हर्ट भी नहीं किया। वो बहुत ध्यान से कर रहा था। मदीहा नासमझी में बोली, क्या कर रहे हैं आप, हाथ क्यों धो रहे हैं मेरा। अदनान उसका कोई जवाब नहीं देता। वो अभी भी उसकी कलाई साफ कर रहा था जैसे उस पर बहुत कुछ गंदा लगा हो।
अदनान मदीहा के हाथ को बड़े ध्यान से साफ कर रहा था और वो बस उसे नासमझी में देख रही थी। जब कुछ देर बाद वो उसका हाथ छोड़ता है तो मदीहा नासमझी में उसे घूरते हुए कहती है, ये क्या हरकत थी? पागलपन का दौरा आया था आपको? मुझे पसंद नहीं किसी और की छुअन तुम पर, समझी? और हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक ये जबरदस्ती के मेहमान घर पर हैं तब तक तुम कमरे के बाहर दुपट्टा सिर पर लेकर रहोगी और ज्यादा संवरने की जरूरत नहीं है। और वो रूहान, उसे जितना हो सके दूर रहना। अदनान की बात पर मदीहा कहती है, आप कैसी बातें कर रही हैं? और मेहमान है वो हमारे घर पर, ऐसे नहीं कहते। और रही बात रूहान भाई की, तो मुझे कौन सा उनसे कोई काम है? मैं तो वैसे भी उनसे दूर रहती हूँ। एक तो वो मुझे देखते ऐसे हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ, ऊपर से उनके बेफजूल के सवालात। अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए और किसी से भी नहीं। मदीहा उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे कुछ क्लिक करता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो एकदम चौंकते हुए कहती है, एक मिनट, कहीं आपको जेलसी तो नहीं हो रही? अदनान उसकी आंखों में देखते हुए बिना किसी झिझक के कहता है, हाँ हो रही है। दिल चाह रहा है उस रूहान के बच्चे को कफन पहनाकर दफन कर दूं। मदीहा तो उसकी बात सुनकर कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। उसे लगा नहीं था कि अदनान ऐसे ही मान जाएगा। मदीहा हंसते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा। द ग्रेट अदनान सिद्दीकी, जो सबकी लाइमलाइट छीन लेते हैं, उन्हें भी किसी से जलन हो सकती है। वाह, इसे तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर छपना चाहिए। हो गया तुम्हारा। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह उससे दूर रहना, समझी कपकेक? वरना तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी जरूर जहन्नुम बना दूंगा। मदीहा अदनान के कंधों को पकड़कर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे वैसे भी उनसे कोई मतलब नहीं है और वो यहाँ कुछ दिनों के लिए है, तो प्लीज खुद को कंट्रोल कीजिए। अदनान झल्लाते हुए बोला, नहीं होता मुझसे कंट्रोल। कोई देखता है तुम्हें तो लगता है आंखें नोच लूं। मदीहा हंसते हुए बोली, आप तो बिल्कुल रोमियो जैसी बातें कर रहे हैं। खैर, फिलहाल कॉफी पीजिए और खुद को शांत कीजिए, मुझे कुछ काम है। ओके? इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और अदनान भी कॉफी पीने लगता है। पर तभी उसकी नजर मदीहा के फोन पर जाती है जो वो गलती से छोड़ गई थी। ये देखकर वो फोन लेकर उसे वापस देने जाने लगता है। मदीहा स्टडी से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में ही रूहान उसे रोकते हुए मुस्कुरा कर कहता है, कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। आपको कोई काम था क्या? नहीं, वो मैं सोच रहा था थोड़ी देर ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना। वो अभी कुछ काम है मुझे, बाद में सब साथ में बैठकर बात करेंगे। अभी तो सोफिया भी किचन में बिजी है और उम्मीद भी कोचिंग क्लासेस गई है। इतना कहकर वो उसे एक नजर मुस्कुराते हुए देखकर जाने लगती है। तभी रूहान उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर वो पहले ही पीछे हो जाती है और जरा सख्त आवाज में कहती है, आप प्लीज मुझे छुआ ना करें, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर रूहान एक मिनट के लिए तो खामोश रह जाता है, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम काफी बदली बदली सी लग रही हो इस बार। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अब आपको अपने कमरे में जाना चाहिए, आप आराम कीजिए, थक गए होंगे। नहीं, मैं थका नहीं हूँ, बस सोचा था तुमसे कुछ बातें करूंगा। पर वो भी इतना ही कह पाया था कि तभी अदनान वहां आते हुए सख्त नजरों से उसे घूरते हुए कहता है, इतना सोचना अच्छा नहीं है इंसान के लिए। उसे देखकर रूहान जरा सकपका जाता है। पता नहीं क्यों उसे हमेशा से अदनान से एक तरह का डर लगता था। वो उसे जैसे घूरता था, ऐसे लगता था आंखों से ही कत्ल कर देगा। रूहान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, भाई आप यहाँ? अदनान बिना किसी भाव के बोला, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता? या तुम चाहते नहीं हो कि मैं यहाँ आऊँ? नहीं नहीं भाई, मैं तो बस कपकेक को। वो इतना ही कह पाया था कि अदनान अपनी सख्त आवाज में उससे कहता है, मदीहा नाम है उसका, वही बुलाओ उसे। कपकेक सिर्फ मैं बुलाता हूँ, समझे? ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। दरअसल रूहान बचपन से देखता आ रहा था कि अदनान मदीहा को कपकेक बुलाता था, तो आज उसने भी बेख्याली में बुला दिया। रूहान कुछ और कहता उससे पहले अदनान सख्त लहजे में कहता है, जाओ अपने कमरे में तुम। उसके गुस्से को देखकर वो जल्दी से वहां से चला जाता है। अब भाई, उसे मरना थोड़ी ना था। वही उसे जाता देख अदनान गुस्से में चिढ़कर मदीहा से कहता है, देखा तुमने, अब ये तुम्हें कपकेक बुलाने पर भी उतर आया। इसकी तो मैं जबान ही खींच लूं। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को कपकेक कहने की? मदीहा उसका बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, शांत हो जाइए, मेहमान है हमारे। घंटा मेहमान है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये ऐसे ही तुम्हारे पास आया ना, तो इस घर में तो 2 पैरों से आया है, यहाँ से सीधा 4 कंधों पर जाएगा। उसके गुस्से को देखते हुए मदीहा एकदम से उसके गले लग जाती है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी पीठ सहलाते हुए कहती है, शांत हो जाइए, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तो नहीं की ना। देखो, आप गुस्सा करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और मैंने तुझसे कहा भी कि मुझे आइंदा छुए ना। अदनान से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, और ऐसा क्यों कहा तुमने? पता नहीं क्यों, मुझे खुद पसंद नहीं आया उनका छूना। ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत इरादे से छुआ था, बस मुझे लगा जैसे ये गलत है, और फिर जब मेरे शौहर को नहीं पसंद कि मैं उनसे बात करूं तो मैं नहीं करूंगी। पर हाँ, वो हमारे मेहमान है, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा ना।
और तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं टॉक्सिक हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा हूँ? अदनान के कहने पर मदिहा उसके सीने से सिर निकालकर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, मैं समझती हूँ आपको। अब कोई आपसे चेप होने की कोशिश करेगा तो उसकी टांगे ना तोड़ दूं मैं। तो आपको भी बुरा लगना जायज है। आप तो ऊपर से इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, इसलिए मुझे पता है आप भूल रहे मैं रोमांटिक किताबें पढ़ती हूँ। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, दिमाग भी है तुम्हारे पास। देखो आप ऐसे ही बात करते हो, मैं कितने अच्छे से बात कर रही थी। चंगेज खान कहीं के, मदिहा चिढ़कर बोली। अदनान हल्का सा झुककर उसका माथा चूम कर बोला, क्या हो तुम कपकेक, बिल्कुल यूनिक, बोले तो एकदम एंटिक पीस। आप भी तो एकदम बवाल है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना तो बनता है। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देता है। वो दोनों आंखों में मोहब्बत लिए एक दूसरे को देख रहे थे। फर्क इतना था कि एक ने इजहार कर दिया था और एक का भी बाकी था। मदिहा अदनान को ही देख रही थी कि तभी उसकी नजर सीढ़ियां चढ़ती हुई नाजला जी पर जाती है और वो एकदम से अदनान को खुद से दूर करने के लिए धक्का मार देती है। अदनान संभल नहीं पाता और 2-3 कदम पीछे हो जाता है, पर वो कुछ पूछता उससे पहले ही नाजला जी वहां आ जाती है और वो सब समझ जाता है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, बेटा कम था जो अब ये भी आ गई। अरे बेटा मदिहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। चलो नीचे, तुम सबके लिए तोहफे लाई हूँ। और अदनान तुम भी आओ बेटा। नाजला जी की बात सुनकर मदिहा मुस्कुराते हुए उनके साथ जाने लगती है। अदनान जाना तो नहीं चाहता था, पर अब अपनी बीवी को उनके साथ अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे भी जाना पड़ता है। सब लोग हॉल में बैठे थे और नाजला जी सबको उनके तोहफे दिखा रही थी। तभी वो एक खूबसूरत सा लेमन कलर का सूट निकालकर मदिहा को देते हुए कहती है, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। ये कलर रूहान को बहुत पसंद है, तुम पर अच्छा भी लगेगा। मदिहा ये सुनकर सीधा अदनान की तरफ देखती है, जो जानलेवा नजरों से उस सूट को ही देख रहा था। तभी नाजला जी अदनान को देखकर पूछती हैं, अच्छा लग रहा है ना बेटा? अदनान अपनी सख्त आवाज में बोला, ये कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है और कपकेक पर अच्छा भी नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर सब एकदम चुप हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वही मदिहा बात संभालते हुए कहती है, बहुत प्यारा है फूफी, ये तो बस मजाक करते हैं। चलिए अब डिनर का वक्त हो रहा है, बातें बहुत हो गई। नाजिया जी की बात सुनकर सब डिनर के लिए चले जाते हैं। डिनर टेबल पर मदिहा अदनान की टेबल के पास जाकर बैठने वाली होती है, पर उससे पहले ही नाजला जी उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा तुम यहाँ बैठो ना मेरे पास, वहाँ तो रोज ही बैठती हूँ। हम तो कितने दिनों बाद आए हैं, हमसे भी कुछ बातें करो। इतना कहकर वो उसे अपने और रूहान के बीच बैठा लेती हैं। इस बीच मदिहा की नजरें सिर्फ अदनान पर थी। उसे पता था कि वो बस अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर वो फटा फिर तो यहाँ पर तमाशा ही होगा। अदनान का दिल तो चाह रहा था कि अभी मदिहा को ले और यहाँ से निकल जाए सीधा, पर अफसोस वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मजबूरन अपनी चेयर पर बैठकर किसी तरह निवाला अपने हलक से नीचे उतार रहा था, क्योंकि यहाँ से उठकर गया तो पता नहीं क्या ही होगा। कल हम सबको सुबह ही निकलना है, कुरैशी साहब की बेटी का वलीमा है, उन्होंने बुलाया है। यहाँ से जाने में टाइम भी लगेगा, तो कल सुबह ही निकल लेंगे। और नाजला तुम भी अपना सामान सारा देख लेना, रुखसार जी बोली। दरअसल सब लोगों को एक बहुत क्लोज रिलेटिव के यहाँ जाना था। नाजला जी भी इसी फंक्शन के लिए यहाँ आई थी और सारी फैमिली कल जाने वाली थी। ऐसे ही बातों के बीच सब अपना अपना डिनर करते हैं। फिर एक थकान भरा दिन होने के कारण अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। मदिहा और सोफिया दोनों मिलकर किचन समेटती हैं, फिर वो भी अपने अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। मदिहा जैसे ही कमरे में आकर दरवाजा बंद करके पलटती है तो अदनान से टकरा जाती है, वो उसके बिल्कुल पीछे जो खड़ा था। ये क्या हरकत है, अभी किस जाती में, मदिहा ने कहा। अदनान उसके पास आते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें गिरने देता? इतना कहकर वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो फिक्र के साथ पूछता है, कपकेक आर यू ओके, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी बॉडी गर्म क्यों हो रही है, बुखार है तुम्हें? अरे कुछ नहीं, बस आज का दिन बहुत हेक्टिक था ना, इसलिए जरा हरारत है। आप फिक्र न करें, आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वो फौरन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ ले जाते हुए कहता है, मैं ना अम्मी को बुलाता हूँ, तुम्हारी नजर उतार देंगी। आज बहुत लोगों ने देखा है तुम्हें। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो ये जरूर रूहान के लिए कह रहा था और मदिहा बहुत अच्छे से समझ भी रही थी। इतना कहते हुए वो उसे बेड के पास लाकर अच्छे से लिटा देता है। मदिहा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता नहीं था आप इतने क्यूट भी हैं। अदनान से ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हुए बोला, तुम्हें वैल्यू कहाँ है मेरी, वरना अदनान सिद्दीकी तो कोहिनूर है। ओह रियली, पर उसे तो इंग्लैंड की क्वीन चुरा कर ले गई थी ना, मदिहा बोली। पहली बात उसे ब्रिटिशर्स ले गए थे और दूसरी बात उसका पता नहीं, पर मैं तो अपनी क्वीन के पास ही हूँ। इतना कहकर अदनान सारी लाइट्स बंद कर देता है और खुद मदिहा के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपने हाथों से उसके हाथों को रब करने लगता है। मदिहा भी प्यार से उसे देख रही थी। अब उसे भी आदत हो चुकी थी अदनान की, उसकी केयर की, उसकी मोहब्बत की। कुछ पूछूं आपसे?
मदीहा बोली। अदनान उसके हाथों को रब करते हुए बिना उसकी तरफ देखे बोला, आपको मुझसे मोहब्बत क्यों है? मैं तो शायद आपके काबिल भी नहीं हूँ। आप बेहतरीन हैं और मैं बेवकूफ, और सबसे बड़ी बात मैं तो आपको कुछ दे भी नहीं पाती, फिर क्यों करते हैं मुझसे मोहब्बत? उसके सवाल पर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, जब तुम चाची के पेट में थी तब मैं हमेशा घंटों उनके पास बैठा रहता था, क्योंकि मुझे पता था जो अंदर है ना वो मेरी है और उसकी हिफाजत मुझे करनी है। ये मोहब्बत कोई आज या कल की नहीं है, ये तब की है जब तुम इस दुनिया में आई भी नहीं थी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि मदीहा अदनान सिद्दीकी के अलावा मेरे पास क्या है, तो मैं शायद उसे जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं। अदनान फिर थोड़ा रुक कर बोला, पहले लगता था कि तुमसे प्यार करता हूँ, फिर समझ आया कि वो प्यार नहीं मोहब्बत है, और अब लगता है कि वो मोहब्बत भी नहीं है, बल्कि इंतजार की आग में जलकर अब वो इश्क बन चुका है। और हाँ, मैं बेहतरीन हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। तुम मुझे बेहतरीन बनाती हो। अगर तुम नहीं होगी तो मैं सिर्फ एक सफेद खाली कागज के सिवा कुछ नहीं हूँ। तुम मुझ में रंग भरती हो, मेरे लिए तुम ही मेरी जन्नत हो। मदीहा नम आंखों से उसकी बातें सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कोई किसी से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है। वो कुछ सोचते हुए बेख्याली में कहती है, अदनान जी, मैं आपको आज खुद पर सारे हक देती हूँ। मैं आपको अपनी रजा से और अपनी खुशी से अपना शौहर कबूल करती हूँ। ये रिश्ता जब जुड़ा था तब मैं खुश नहीं थी, पर अब मैं खुश हूँ। आपसे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। अगर मैं ट्यूबलाइट लेकर भी ढूंढूंगी तो कोई नहीं मिलेगा जो मेरे नखरे इतने हक के साथ उठा सके, जो मुझसे इतनी मोहब्बत कर सके। इतना कहकर वो हल्का सा ऊपर होकर उसके माथे पर अपना होठ रखकर उसके माथे को चूम लेती है और अदनान की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। अदनान मदीहा को कसकर अपनी बाहों में छुपा लेता है और कुछ देर में वो दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।